तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में 57 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 27 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है। अगर आप इन 27 लाख लोगों में आते हो, मतलब अगर आपको एलजी के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुका है, सबसे पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको एलजी के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपसे बुरी किस्मत किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि दो में से एक आदमी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना था। मैंने दो एप्लीकेशन लगाई थी, दोनों में ही अलॉटमेंट नहीं मिला। चाहो तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ। बाकी मेरे एडिटर ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसको एक में अलॉटमेंट मिल गया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिन लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया है उन्होंने लिस्टिंग वाले दिन करना क्या चाहिए, लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट तो हो रहा है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम तगड़ा तो है, पर आप देखो यहाँ पर एक बड़ी बिड हमको लगती हुई दिखी है। टोटल 4.4 लाख करोड़ की बिड लगी है, ठीक है। और पास्ट में हमने देखा है जब भी किसी आईपीओ में ऐसी बंपर बिड हमको लगती हुई दिखती है ना, तो उस आईपीओ का जो शेयर है वो लिस्टिंग के 2-3 दिन के बाद में एक हाइप में होता है। मतलब वहां पर जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो हाई हो जाता है और लगातार 2-3 दिन वहां पर हमको अपर सर्किट देखने को मिलता है या फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। पास्ट में हमने देखा टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ऐसे हुआ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ऐसे हुआ था, साथ में आईरेडा के केस में भी हमको सेम चीज देखने को मिली थी। तो देखो अगर आपको अलॉटमेंट लग गया है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बस पूरा देख लेना, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे और आप खुद का डिसीजन अपना पक्का बना पाओ। और हम लिस्टिंग डे के स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे, जिससे कि आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को रिटेन कर पाओ, साथ में रैली को भी आपको राइड करने का एक चांस मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 4.4 लाख करोड़ की यहाँ पर बिड्स लगी है। हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें ना, तो यहाँ पर आईपीओ का इशू तो काफी बड़ा था, फिर भी यहाँ पर 54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ये आईपीओ हुआ है। अभी हम थोड़ा कैटेगरीज वाइज जाते हैं। देखो पहली बात, यहाँ पर 2x के ऊपर और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है रिटेल कैटेगरी में। सबसे इंपॉर्टेंट किसी आईपीओ में एक कैटेगरी होती है, वो होती है भाई QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। देखो रिटेल इन्वेस्टर्स का काम क्या होता है, आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपका क्या है कि भाई मेरे को 3-4 हजार का प्रॉफिट होगा, मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा। लेकिन जब आप उस शेयर को सेल करोगे तो उस प्राइस के ऊपर कोई बायर भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप किसी बंदे को बेचोगे। देखो जनरली होता यह है कि लिस्टिंग वाले दिन जो है वो मैक्सिमम रिटेलर्स जो है सेल करके निकल जाते हैं। तो हायर प्राइस पे जो बायर्स होते हैं ना, वो होते हैं QIBs। देखो सब्सक्रिप्शन का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जितने ज्यादा डिमांड किसी आईपीओ की होगी उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। तो जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है वो लिस्टिंग के बाद में उसके शेयर्स को बाय करते हैं। अभी QIB सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 166x, मतलब 166 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ऐसा मान के चलो कि कंपनी में एक सीट अवेलेबल है तो एक सीट के लिए 166x लोग लड़ रहे हैं। तो ये बात समझो कि अगर ये जो एक सीट है इसका रेट अगर बढ़ा दिया जाए, फिर भी यहाँ पर इनफ डिमांड होगी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बाइंग करने के लिए, जो कि एक हमको पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। देखो QIB सब्सक्रिप्शन आईपीओ के डे 3 के ऊपर आता है, और जैसे यहाँ पर डे 3 के ऊपर हमको 166x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जो एलजी का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वहां पर भी हमको एक तेजी देखने को मिली और प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो काफी हद तक बढ़ गई है। देखो एलजी मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो हम वो फैक्टर समझेंगे जिन फैक्टर्स की वजह से एलजी में हमको तेजी देखने को मिल सकती है। देखो सबसे पहले हमको बिजनेस समझना पड़ेगा। बिजनेस की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज में कंपनी काम करती है, जहां पर एलजी के प्रोडक्ट हमको पता ही है। देखो जीएसटी रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने लाया ना, इसके चलते कंपनी को काफी अच्छा फायदा होने वाला है, जिसके रिफ्लेक्शंस हमको इसके अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म के बाद में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी प्राइस इन होते हुए हमको दिखेंगे। दूसरा एक फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, जो 11,607 करोड़ का इशू हमको देखने को मिल रहा है ना, ये एंटायरली OFS है, ऑफर फॉर सेल है। देखो हमें ये पता है कि ये जो आईपीओ है ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का है, मतलब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडियन सब्सिडरी है उसका आईपीओ आया है। देखो इसका जो टोटल ओनरशिप है ना, 100% ओनरशिप थी साउथ कोरियन एलजी कंपनी के पास में, जो कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। देखो इस वाले आईपीओ में कंपनी ओएफएस कर रही है 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, जहां पर साउथ कोरियन एलजी कंपनी, जो कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, अपना 15% स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस आईपीओ से जो 11,607 करोड़ का इशू उठ रहा है ना, पैसा आ रहा है कंपनी के पास में, ये एक्चुअल में कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा, ये कंपनी की पेरेंट कंपनी के पास में जाने वाला है, मतलब साउथ कोरियन एलजी कंपनी के पास में जाने वाला है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो किसी भी शेयर के लिए डिमांड और सप्लाई काफी ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है भाव, वैल्यूएशन। क्योंकि कोई कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, पर अगर उसका शेयर सही भाव पर नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल में अभी के टाइम पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यूएशन कैसी दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में यहाँ पर कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना पड़ेगा। देखो 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 17,000 करोड़ का, 2024 में 20,000 करोड़ पहुंचे, 2024 में 21,000 करोड़ और 2025 में यहाँ पर 24,600 करोड़ के ऊपर ये पहुंच चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। वहीं पर हम कंपनी के पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1174 करोड़ का इन्होंने पैट किया था 2022 में, 2023 में 1344 करोड़ पहुंचे, 2024 में पहुंचे 1511 करोड़ के ऊपर और 2025 में आ चुके हैं 2203 करोड़ के ऊपर। मतलब लगातार कंपनी के पैट में और रेवेन्यू में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के लिए जो बढ़िया बात यह है कि कंपनी ऑपरेशनली काफी ज्यादा एफिशिएंट है, कंपनी के मार्जिन काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको 45% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। वहीं पर आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर 56% का आरओसीई देखने को मिल रहा है। देखो कंपनी का जो एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर रिटर्न है ना वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी को फंड रेजर की कोई जरूरत नहीं है। तो जो इसमें फ्रेश इशू हमको नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये होता भी तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कंपनी के पास में एक पॉजिटिव कैश फ्लो है जिसके चलते अपने ग्रोथ को फंड कर सकते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमने देख लिया, अभी साथ में हम कंपनी को इसके पीयर्स के साथ में भी कंपेयर करते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। देखो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने रखा था 1080 टू 1140, मतलब 1140 रुपए पर शेयर के भाव पर ये शेयर इन्वेस्टर्स को अलॉट होने वाला है। देखो जिसके हिसाब से कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो निकल के आ रही है 77,380 करोड़ रुपए की। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर निकल के आ रहा है 35 का, मतलब 35 के पीई रेशियो के ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रहा है। देखो एज सच कंपनी के डायरेक्ट कंपटीशन में कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड है नहीं। देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा कंपनीज है, होम अप्लायंसेस में कंपनीज है, जैसे कि आप यहां पर देखोगे ओल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, ये जो कंपनीज है ये बनाती है एसीज। वहीं पर क्रॉम्पटन में जाते तो क्रॉम्पटन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। वी गार्ड की बात करें तो ये बनाते हैं अपना इन्वर्टर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की मैंने कंपनी यहां पर ले लिया, जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल देखोगे तो ये पंखा बनाते हैं, ठीक है, पंखा मोरलेस पंखा बनाते हैं ये, ठीक है। अभी थोड़ा डीप में नहीं जाते अपन, थोड़ा स्टिक करते हैं एलजी के ऊपर। तो यहां पर हमको क्लियरली समझ में आएगा कि जो ओल्टास और ब्लू स्टार को वैल्यूएशन मिलेगा 72 और 74 का, इसको हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ में, क्योंकि इनका जो बिजनेस है सिर्फ एसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये थोड़ा वाइड जाते हैं, ठीक है। वैसे ही हम इसको डायरेक्टली क्रॉम्पटन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्रॉम्पटन बनाती पंखे, यहां पर वैल्यूएशन कम मिलेगा, एसी और पंखे में 19 लाख का फर्क है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं जो फिर भी 35 का जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं सस्ता था, और क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता था इसीलिए तो हायर प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए मार्केट तैयार था। QIBs ने खरीदा हायर प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो हमको भागता हुआ दिखाए। तो फेयर वैल्यूएशन आती कहाँ है वो थोड़ा फिगर आउट अपन करते हैं। देखो अभी के टाइम पर जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है वो 30% का प्रीमियम चल रहा है। देखो आईपीओ प्राइस के ऊपर मतलब 1140 रुपए के भाव पर इनका 35 का पी देखने को मिल रहा है, पर इवेंचुअली जब ये 1500 के भाव पर मार्केट में लिस्ट होगा एज पर एक्सपेक्टेशंस, तो यहां पर जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी तो बढ़ेगा। लगभग प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका चले जाएगा 47 to 50 के करीब, मतलब 50 का पी रेशियो हो जाएगा, जहां पर हम इसको सस्ता बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो भाई महंगा ही हो गया। पर हमने देखा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज तो बाद में गिरा ना महंगा होने के कारण, लेकिन जब हाइप थी उसकी तब तो भागा है, क्योंकि सेंटिमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमने डिमांड सप्लाई देखा, फिर हमने वैल्यूएशन देखा, और एट द एंड अपन आ गए सेंटिमेंट्स के ऊपर। जब सेंटिमेंट्स ही सही है तो डिमांड सप्लाई वैल्यूएशन कुछ भी काम नहीं करता कुछ दिनों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं ना तो डिमांड सप्लाई मिड टर्म में काम करता है, वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में काम करता है, और सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में काम करता है। तो तीनों चीजों का थोड़ा मतलब बैलेंस बनाते हुए हमको चलना है। तो अभी अपन आते हैं फाइनल डिसीजन के ऊपर। तो एक लाइन मेरी पक्की रहती है, अगर आप सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर हो तो मतलब एक आईपीओ से पैसा लगाया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, निकला, दूसरे आईपीओ में लगाया, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो तो फंसा के मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एलजी में पैसा फंसा दिया तो बचे जो आईपीओज है आप वहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर है तो उनका एकमात्र सिद्धांत है कुछ भी हो निकलो भाई, कुछ भी हो निकल जाओ, ठीक है। बाकी अगर आपको इस रैली को राइड करना इच्छा है तो आप एक काम कर सकते हो। देखो डे 1 के लो को ना आप यहाँ पर पहली जो आपकी कैंडल बनेंगी डे 1 की,
देखो पहले दिन इतनी तो स्ट्रेंथ होगी कि यहाँ पर एकदम से हमको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो डे 1 का जो लो आपका बनता है, कैंडल बनी डे 1 की, यहाँ पर डे 1 का लो है, इसको मान के चलो आप एसएल, और उसके बाद में आप इस प्रॉफिट्स को राइड कर सकते हो, ठीक है। जब तक यहाँ पर आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो कि यहाँ पर मेरा यहाँ तक आ गया, मतलब मान के चलो कि ये 60 के पी रेशो के ऊपर जा रहा है, तो मेरे लिए वैल्यूएशन महंगा है, यहाँ से हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैक्सिमम हमको 3 से 4 दिन मैक्स यहाँ पर राइड हम कर सकते हैं, जहां पर 60 के पी तक अगर ये जाता है तो हम यहाँ पर राइड कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर चीजें जाती है, 3-4 दिन तक हम होल्ड कर लेते हैं, इनफ प्रॉफिट है, लेके निकलना है। और अगर ये नीचे के साइड आता है, डे 1 का लो अगर तोड़ देता है, तो आप यहाँ पर लॉस को, या फिर सॉरी लॉस तो बुक होगा नहीं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो। तो ये बेसिक आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, कोई फैंसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी 50-50% वाला। 50% में कुछ होता ही नहीं है, क्या होगा 50% में भाई? तो वही बात है, प्रॉफिट तो आपने इवेंचुअली बना लिया है, वो सब चोचले करने से अच्छा तो भाई पूरा बेच दो। बाकी इस वीडियो में मैं कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेसिक डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल था वो किया हूँ, ये इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। बाकी आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसके जिम्मेदार आप हो, लॉस होता है फिर भी उसके भी जिम्मेदार आप हो, मैं क्रेडिट लेने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि आईपीओ रिलेटेड ऐसी धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।